नमस्कार। आज बात होगी कोलंबिया की। एक ऐसी कहानी जो किसी नाटक से कम नहीं, एक ऐसी गाथा जहां इतिहास और भूगोल आपस में टकराते हैं। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, कोलंबिया की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक टेलीनोवेला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसमें सोना और पन्ना है, हजारों दिनों तक चलने वाले युद्ध हैं, और हाँ, 5 दशकों के लंबे संघर्ष के बाद मिली शांति का एक इमोशनल क्लाइमैक्स भी है। तो चलिए इस नाटक का पहला अंक शुरू करते हैं। पर्दा उठता है और सामने है एक ऐसी जमीन जो दौलत से तो लबालब भरी थी, लेकिन साथ ही बंटी हुई भी थी। और ये कहानी स्पेन के लोगों के यहाँ आने से भी बहुत पहले शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब स्पेन के लोग यहाँ आए भी नहीं थे। उस समय इस जमीन के पश्चिमी पहाड़ों में कई शानदार संस्कृतियां फल फूल रही थीं, खासकर चिपचा बोलने वाले लोग। ये लोग क्या थे? अरे, सोने और पन्ने के उस्ताद कारीगर थे। एंडीज के ऊंचे पठारों पर बसे हुए थे, ठीक वही जहां आज बोगोटा शहर है। मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइज समाज था जो एक ऐसे खजाने पर बैठा था जिसका अंदाजा स्पेनिश लोगों को दूर दूर तक नहीं था। फिर साल आया 1525 और स्पेनिश लोगों ने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। ये बहुत तेजी से और बेरहमी से हुआ। देखते ही देखते कुछ ही दशकों में सांता फे दे बोगोटा की स्थापना हो गई और यह न्यू ग्रेनाडा का सेंटर बन गया। लेकिन सदियों तक स्पेन की भारी भरकम हुकूमत के नीचे एक आग सुलग रही थी, असंतोष की आग। और फिर आखिरकार 20 जुलाई 1810 को बोगोटा में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। यही वो दिन है जिसे आज कोलंबिया अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। लेकिन देखिए, आज़ादी की राह इतनी आसान कहाँ थी। स्पेन ने भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और यहीं इस कहानी को जरूरत पड़ी एक हीरो की। एंट्री होती है साइमन बोलीवर की। उनकी जो मिलिट्री जीनियस थी, उसी ने आखिरकार पूरा खेल पलट कर रख दिया। तो स्पेनिश लोग चले गए और इसी के साथ हमारे इस नाटक का दूसरा एक्ट शुरू होता है। और ये एक्ट था कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की एक पूरी सदी का। देखिए, आज़ादी तो मिली, लेकिन शांति नहीं, बल्कि अब लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच एक नई और ज्यादा कड़वी लड़ाई छिड़ गई। ये संघर्ष का एक ऐसा चक्र था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1840 के दशक से ही लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच की लड़ाई ने देश को दशकों तक बर्बाद किया। फिर आया 1000 दिनों का युद्ध, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा जानें चली गईं। और जब लगा कि शायद अब सब ठीक होगा, तो 1940 के दशक के आखिर में आया ला वायोलेंसिया। ये एक और भयानक गृह युद्ध था जिसने करीब करीब 3 लाख लोगों को निगल लिया। हिंसा का ये दौर पहले से ही बहुत भयानक था, लेकिन फिर इस जलती हुई आग में एक नया और शायद सबसे विनाशकारी ईंधन डाला गया, और वो था ड्रग्स। 1960 के दशक में इस लड़ाई ने एक एकदम नया मोड़ ले लिया। फार्क और ELN जैसे लेफ्टिस्ट गुरिल्ला ग्रुप्स सामने आए। अब इनसे लड़ने के लिए उतने ही खतरनाक पैरामिलिट्री ग्रुप्स बन गए, और सरकार वो इन दोनों से ही लड़ रही थी। मतलब एक तरफ गुरिल्ला, दूसरी तरफ पैरामिलिट्री, और बीच में सरकार। लेकिन इस पूरी आग को हवा कौन दे रहा था? अवैध ड्रग्स से आने वाला बेशुमार पैसा। खरबों डॉलर के इस ट्रेड ने कोलंबिया को एक भयानक 3 तरफा जंग के मैदान में बदल दिया था। अब देखिए, हर अच्छी टेलीनोवेला में एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट तो होता ही है ना? तो कोलंबिया की कहानी में भी है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ट्विस्ट किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि खुद यहाँ की जमीन की वजह से आता है। अब पता चलेगा कि कैसे इस देश का भूगोल, यानी इसकी ज्योग्राफी ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर था। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये संघर्ष इतना लंबा, इतना उलझा हुआ क्यों चला? क्यों ये खत्म ही नहीं हो रहा था? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, कोलंबिया के भूगोल में ही छिपा है। जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एंडीज। ये जो विशाल पहाड़ों की रेंज है, ये देश के बीच से गुजरती है और 3 बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस में बंट जाती है, ऑक्सीडेंटल, सेंट्रल और ओरिएंटल। अब ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दीवारें हैं। ऐसी दीवारें जिन्होंने लोगों को, समुदायों को सदियों तक एक दूसरे से काट कर रखा, और इसी वजह से वहां गहरी रीजनल पहचान बनी और कभी ना खत्म होने वाले झगड़े पैदा हुए। इस बंटवारे को जरा देखिए। देश की 90% से ज्यादा आबादी इन्हीं पहाड़ों और समुद्री तटों के बीच में रहती है। दूसरी तरफ देश का आधा हिस्सा, जो कि विशाल पूर्वी मैदान है, वो लगभग खाली पड़ा है। वहां सिर्फ 10% लोग रहते हैं।
मतलब सचमुच में इन पहाड़ों ने ही तय कर दिया कि कोलंबिया कहाँ बसेगा और कहाँ नहीं। तो यहां पर हमें एक नहीं बल्कि दो कोलंबिया दिखाई देते हैं। एक है पश्चिमी हिस्सा, जहां घनी आबादी है, जहां सारी राजनीति और इकोनॉमी चलती है, और दूसरा है पूर्वी हिस्सा, जो विशाल है, जंगली है और दुनिया से कटा हुआ है। ये जो ज्योग्राफिक बंटवारा है ना, इसने ही हमेशा से इस देश की पूरी कहानी को शेप दिया है। और अब इस टेलीनोवेला के आखिरी एक्ट में हम आज के दौर में आते हैं। सवाल ये है कि संघर्ष की उस राख से उठकर कोलंबिया अब एक नए चैप्टर की तरफ कैसे बढ़ रहा है। एक ऐसा चैप्टर जिसमें नाजुक सी शांति है, नए चैलेंजेस हैं और एक जबरदस्त कल्चरल एनर्जी भी है। 52 साल, जी हां, पूरे 52 साल। 2016 में जब सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच शांति समझौता हुआ, तब जाकर ये लंबा सशस्त्र संघर्ष आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक पल रहा होगा। इतने दशकों के संघर्ष के बाद भी एक चीज कमाल की है, कोलंबिया का लोकतंत्र कभी टूटा नहीं। 1991 में एक नया प्रोग्रेसिव संविधान आया, जिसने देश की जबरदस्त डाइवर्सिटी को पहचाना और अपनाया। और 2016 का वो ऐतिहासिक शांति समझौता, वो इंसाफ की दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। ये सारी चीजें मिलकर इस देश की असाधारण हिम्मत और सहनशीलता की कहानी बताती हैं। इकोनॉमी की बात करें तो कोलंबिया एक पावर हाउस है, साउथ अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन यहाँ एक पेंच है, इकोनॉमी चल तो रही है लोगों के खर्च करने से, लेकिन कंपनियां भविष्य के लिए उतना पैसा नहीं लगा रही, उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही, खासकर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे जरूरी सेक्टर्स में। और ये जाहिर है एक चिंता की बात है। और शायद इसी का नतीजा है कि देश आज एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और वो है असमानता की लड़ाई। अनुमान है कि 2024 में भी गरीबी दर करीब 31.8% रहेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो देश के सामने खड़ा है। लेकिन चलिए इन आंकड़ों और नंबर से आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया की असली ताकत उसके लोगों के दिलों में बसती है। यहाँ का समाज 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है: परिवार, आस्था और अपने हीरोज का सम्मान। परिवार यहाँ सब कुछ है और बड़ों की इज्जत सबसे ऊपर। और आज के हीरोज की बात करें तो कोलंबिया के सितारे पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केस के जादुई लेखन से लेकर शकीरा और मालूमा के उस संगीत तक जो पूरी दुनिया को नचाता है, और सोफिया वेरेगरा की कॉमेडी तक, इन सब ग्लोबल आइकन्स ने कोलंबिया के वाइब्रेंट कल्चर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर दुनिया के लिए कोलंबिया का सबसे बड़ा योगदान क्या है? क्या ये उसके ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं, या फिर उसकी मशहूर कॉफी, या फिर दशकों के संघर्ष के बाद भी फिर से खड़े होने की उसकी वो अविश्वसनीय हिम्मत? ये एक ऐसा सवाल है जो इस देश की बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतनी ही आकर्षक पहचान को हमारे सामने रखता है।